वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी के लिए जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इनको एक एक करके सभी को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। ठीक है, आज अपना टॉपिक क्या रहेगा? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। ये तो दोस्तों सभी को पता है और सभी को पता रहता है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो आप देखोगे। तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा? वंदे मातरम। बात आती है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? तो जो वंदे मातरम की रचना है वह किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। इसकी रचयिता कौन है? तो रचयिता पॉइंट बाय पॉइंट याद रखोगे दोस्तों। रचयिता सभी को पता है दोस्तों, कौन है रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। अब बात आती है दोस्तों कि जो बंकिम चंद्र हैं, इन्होंने जो राष्ट्रीय गीत है इन्होंने कौन सी रचना से लिया है दोस्तों? तो जो राष्ट्रीय गीत है इसे कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ पे याद रखोगे, क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो वंदे मातरम है इसको गाने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो इसे गाने में कितना समय लगता है? 64 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों? 64 सेकंड का टाइम लगता है गाने के लिए। तो ये आप याद रखोगे, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको गाने में कितना टाइम लगता है? तो इसको गाने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 64 सेकंड लगते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन? वंदे मातरम। इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों इसे सर्वप्रथम कब गाया था? 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था दोस्तों? तो 1896 में गाया गया था। अब बात आती है दोस्तों की जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ के निकल के आते हैं। रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे दोस्तों, जब 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। अब बात आती है दोस्तों की इसे 1896 में गाया गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कब स्वीकार किया गया था भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में? तो दोस्तों इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ये आप याद रखोगे, कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेट, ये आप याद रखोगे। ये तो बेटा सभी को पता रहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। रचयिता कौन है? तो ये भी सभी को पता रहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से निकल के आते हैं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ से लिया गया है। गाने में टाइम कितना लगता है? तो 64 सेकंड लगते हैं। इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बात आती है कि 1896 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी उस टाइम पर अध्यक्ष थे। और बात की जाए कि इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय गीत पर, सॉरी राष्ट्रीय गान पर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों किस पर? राष्ट्रीय गान पर। अगर जानकारी अच्छी लग रही दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट राष्ट्रीय गान। तो दोस्तों सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। सभी को पता रहता है जन गण मन, ये तो सभी को पता रहता है कि जन गण मन अधिनायको जय है, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। बात की जाए कि इसके रचयिता कौन है, तो रचयिता भी सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। कौन है रचयिता? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको लिखा गया था। अब बात आती है दोस्तों की जो भारत का राष्ट्रीय गान है कौन? जन गण मन। इसे सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो इसे सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में। ये याद रखोगे आप, कौन सी पत्रिका में?
तत्वबोधिनी पत्रिका में, जो 1847 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, तत्वबोधिनी पत्रिका में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, बात आती है दोस्तों की जो राष्ट्रीय गान है, इसको गाने में कितना टाइम लगता है, तो सभी को पता है 52 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है दोस्तों, 52 सेकंड का टाइम लगता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों की जो राष्ट्रीय गान है भारत का, इसे सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो इसे सर्वप्रथम गाया गया था 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। दोस्तों जब इसे 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे भीषण नारायण दत्त। अध्यक्ष कौन थे, भीषण नारायण दत्त। भीषण नारायण दत्त उस टाइम पे अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं कि जो सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय गान को 1911 के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे भीषण नारायण दत्त। ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब बात आती है दोस्तों की जो भारत का राष्ट्रीय गान है, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था, तो जब राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था उसी के साथ में इसको भी अपनाया गया था। मतलब कब, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ये आप याद रखोगे। तो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज पर। तो सभी को पता है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो अपना राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है दोस्तों, तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है। जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों, तिरंगा। सभी को पता है कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपने ना सुने हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों जो तिरंगा है, ठीक है, तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। सभी को पता है कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, जिसमें केसरिया, केसरिया सबसे ऊपर, उसके नीचे सफेद बीच में, और नीचे हरा। अब ये भी आपको पता है दोस्तों की जो केसरिया है यह शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, सभी को पता है। इसके बाद में जो सफेद रंग है वह किसका प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है। जो सफेद रंग है दोस्तों वह किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग है किसका प्रतीक है, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, खुशहाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो ये तो आपको अक्सर पूछ लिया जाता है इनमें से, तो आपको याद रखना कि जो भारतीय तिरंगा है दोस्तों, इसमें कितने कलर हैं, 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और हरा। जो केसरिया वह शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, जो सफेद रंग है वह शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वह किसका प्रतीक है, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों जो सफेद रंग है, सफेद रंग के बीच में एक 24 तीलियों वाला चक्र लगा हुआ है, ठीक है, जो निरंतर प्रगति का प्रतीक है। जो बीच में चक्र लगा हुआ है वह किसका प्रतीक है, निरंतर प्रगति का प्रतीक है, जो सफेद कलर के बीच में लगा हुआ है, जिसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। ये आप याद रखोगे। कितनी तीलियां रहती हैं दोस्तों, उसमें 24 तीलियां रहती हैं, जो भारत की निरंतर प्रगति का प्रतीक है। अब बात आती है दोस्तों की जो तिरंगे का अनुपात है वह कितना है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो तिरंगे का अनुपात कितना है दोस्तों, तो तिरंगे का अनुपात है 3:2। तिरंगे का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:2। अब बात आती है दोस्तों की जो तिरंगा है, तो तिरंगा किसी न किसी के द्वारा तो बनाया गया होगा। तो जो तिरंगे की जनक है वह कौन है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना, मैडम भीकाजी कामा। कौन है दोस्तों जनक इसकी, तिरंगे की जनक कौन है, तो ये आप याद रखोगे, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा किसकी जनक है दोस्तों, तिरंगे की जनक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों की जो भारतीय तिरंगा है इसे सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो इसे 1907 में कब फहराया गया था, 1907 में। कहां पर, जर्मनी में। 1907 में कहां पर फहराया गया था दोस्तों, जर्मनी में फहराया गया। तो जर्मनी की कौन सी जगह पर, तो स्टुटगार्ट में। कौन सी जगह पर, स्टुटगार्ट में। तो ये आपको याद रखना है कि जो सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा है वह 1907 में जर्मनी में, जर्मनी के कौन से शहर में, कौन सी जगह पर, स्टुटगार्ट नामक स्थान पर फहराया गया था। ये तो था दोस्तों क्या भारतीय, लेकिन जो आधुनिक तिरंगा है, आधुनिक तिरंगे की जनक कौन है, तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए।
आधुनिक तिरंगे की जनक, आधुनिक तिरंगे की जनक कौन है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, आधुनिक तिरंगे की जनक है पिंगली वेंकैया। कौन है दोस्तों? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया आधुनिक तिरंगे की जनक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों की जो भारत का तिरंगा है, तो तिरंगे के लिए जो कपड़ा है वो कपड़ा भारत में कहाँ पर तैयार होता है? तो एकमात्र जगह है जहां पर जो भारतीय तिरंगे का कपड़ा तैयार होता है, वह जगह कौन सी है? तो वह जगह है गर्दा। कौन सी जगह है दोस्तों? गर्दा जगह है। ठीक है, गर्दा कहाँ पर? तो जो गर्दा कहाँ पर, कौन से जिले में? धारवाड़ जिले में है। कौन से जिले में है? धारवाड़ जिले में है। और धारवाड़ जिला कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप कि जो भारतीय तिरंगे एकमात्र जगह है गर्दा, और वह किस जिले के अंतर्गत आती है? धारवाड़ जिले के अंतर्गत आती है। और जो धारवाड़ जिला है वह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों की जो भारतीय तिरंगा है इसको सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। तो ये आप याद रखोगे, कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। आप अपनी बर्थडे डेट भूल जाना, लेकिन बेटा ये डेट मत भूलना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बात तो ये अपनी राष्ट्रीय प्रतीक है, और दूसरी बात ये अपने सम्मान की बात है। ठीक है, तो जो भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों राजकीय चिन्ह के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे राजकीय चिन्ह। तो दोस्तों राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। तो दोस्तों जो अशोक स्तंभ है इसको कहां से लिया गया है? तो इसे सारनाथ बनारस उत्तर प्रदेश से लिया गया है। जो अशोक के स्तंभ थे दोस्तों उसी में से इसको लिया गया है, ये आप याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, जो अशोक स्तंभ है इसमें कितने हैं? तो इसमें 4 सह हैं। पॉइंट बाई पॉइंट आप याद रखो, कितने से हैं दोस्तों? इसमें 4 सह हैं। ठीक है, बात की जाए दोस्तों इसमें नीचे दाईं ओर क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं नीचे दाईं ओर। तो दोस्तों इसमें नीचे दाईं ओर क्या है? इसमें नीचे दाईं ओर क्या है? सांड। क्या है दोस्तों? सांड। ये आप याद रखोगे। नीचे दाईं ओर क्या है दोस्तों? इसमें सांड है। और बात की जाए दोस्तों बाईं ओर, तो बाईं ओर घोड़ा है। बाईं ओर क्या है? तो बाईं ओर घोड़ा है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं दाईं ओर क्या है? तो दाईं ओर सांड है, और बाईं ओर पूछा जाए तो बाईं ओर क्या है दोस्तों? घोड़ा है। और बीच में 24 तीलियों वाला चक्र है, ये आप याद रखोगे। और बात की जाए दोस्तों की जो राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इसे स्वीकृत कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में इसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये आप पॉइंट याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। और दोस्तों जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है इसे कहां से लिया गया है? तो इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, उसे पहली बात तो कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। और दूसरी बात कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये आप याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग पर। जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन से संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। आप याद रखोगे। कौन से संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन से संवत पर आधारित है दोस्तों? तो शक संवत पर आधारित है। और जो जिसका पहला महीना कौन सा होता है? तो यह चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चैत्र मास दोस्तों इसका पहला महीना होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फाल्गुन। कौन सा महीना होता है दोस्तों? फाल्गुन इसका अंतिम महीना होता है। ये आप याद रखोगे। तो दोस्तों
जो शक संवत राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है, तो चैत्र माह है। और अंतिम महीना कौन सा है, तो फागुन माह है। ये आप याद रखोगे दोस्तों। जो चैत्र माह का पहला दिन है, अगर वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो कब स्टार्ट होता है, 22 मार्च को। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो कब स्टार्ट होता है, 22 मार्च को होता है। अगर लीप वर्ष में, तो दोस्तों लीप वर्ष में 21 मार्च को, ये आप याद रखोगे। लीप वर्ष में कब होता है, तो लीप वर्ष में 21 मार्च को। और अदर वर्ष में, आधुनिक जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर में पहला दिन कब पड़ता है, 22 मार्च को पड़ता है। ये आप याद रखोगे। और दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचांग है इसे कब स्वीकृत किया गया था, तो इसे स्वीकृत किया गया था 22 मार्च 1957 को। ये डेट आप याद रखोगे। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में से अपनाया गया था। ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय पशु, तो सभी को पता है राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये साफ कर दें दोस्तों। जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राष्ट्रीय पशु दोस्तों ये तो सभी को पता है राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में से कब अपनाया गया था, तो ये आप याद रखोगे अप्रैल 1973 को। अप्रैल 1973 को बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। और बात की जाए दोस्तों कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम और ये डेट, इसे कब अपनाया गया था, तो अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प, तो सभी को पता है कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है। सभी को पता है दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। क्या है, कमल। तो क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे ये नहीं पूछेंगे, राष्ट्रीय पुष्प पूछेंगे। राष्ट्रीय पुष्प में तो फिर क्या है, वैज्ञानिक नाम पूछेंगे दोस्तों। तो वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। क्या है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम, नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। और बात की जाए दोस्तों कि इसे राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कब अपनाया गया था, तो 1950 में अपनाया गया था। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सभी को पता है राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सभी जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और दोस्तों बात की जाए इसे कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया था। ये डेट आप याद रखोगे। राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मोर को कब मिला था दोस्तों, मोर को दर्जा कब मिला था, तो 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनाया गया था। बात की जाए दोस्तों कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आप याद रखोगे। इसके बाद दोस्तों बात की जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद। क्या है दोस्तों, बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। और बरगद को कब अपनाया गया था दोस्तों, 1950 में अपनाया गया था। ये आप याद रखोगे। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आप याद रखोगे। तो आपको डेट याद रखनी है और इनका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। ये तो आपको पता है कि राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु क्या है, बस याद रखना है आपको इनको कब अपनाया गया था और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है दोस्तों, सभी को पता है राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, गजराज। राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय विरासत पशु है गजराज, हाथी। क्या है दोस्तों, गजराज। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, गजराज है। और बात की जाए दोस्तों कि इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला है, तो 2010 में मिला है। ये आप याद रखोगे, 2010 में मिला है, ठीक है। और बात की जाए दोस्तों कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये डेट याद रखोगी, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। बात की जाए कि जो गजराज है, हाथी है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला है, तो 2010 में मिला है। ये आप याद रखोगे, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए कि राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। और डॉल्फिन को कब दर्जा मिला है, तो 2009 में मिला है। ये आप याद रखो, कब मिला है, 2009 में। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी क्या है, राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों, गंगा है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है, तो 4 नवंबर 2008 को मिला है। कब मिला है दोस्तों, 4 नवंबर 2008 को मिला है। ये आप याद रखो, डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ।
क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो सभी से बन जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो डेट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए राजभाषा, तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, ये आप याद रखोगे, हिंदी और अंग्रेजी। राजभाषा की बात की जाए दोस्तों तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, ठीक है। बात की जाए हिंदी को कब अपनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय लिपि, तो राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी। दोस्तों जो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, इसको कब अपनाया गया था? तो इसको 9 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, 9 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। डेट याद रखिएगा आप, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, लेकिन जो देवनागरी है, जो राष्ट्रीय लिपि है, इसको कब अपनाया गया है? 9 सितंबर 1949 को अपनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और आम को कब दर्जा मिला है? 1950 में। राष्ट्रीय फल है जो उसको दर्जा कब मिला है? आम, ठीक है, कब मिला है? 1950 में। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और इसके बाद में बात की जाए दोस्तों जो राष्ट्रीय मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया है। और जो रुपया है इसका डिजाइन किसने बनाया है दोस्तों? तो उदय कुमार ने बनाया है, ये आप याद रखोगे। उदय कुमार के द्वारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, किसके द्वारा बनाया गया है? उदय कुमार धर्मालिंगन के द्वारा बनाया गया है, उदय कुमार धर्मालिंगन के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मस्त जानकारी के साथ, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।